Yes, a very good afternoon to all of you. First, we will take your attendance. Khushi Singh, Maitri Patel, Pooja Patel, Maitri Shah, Sneha, Priyanshi, Shreya, ठीक है, चलो. All of you have joined now. Let's start the class. If anyone is remaining, then let me know. Khushi Kataria. Okay. So last class में हमने क्या पढ़ा था? हम न्यूटन्स के लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया था, है ना? So न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके थे और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में मैं आपको बता रहा था. फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका सबसे वीकेस्ट फोर्स नेचर का होता है, इसलिए हम इसको रेफरेंस बना लेते हैं और इसके रेफरेंस में हम बाकी फोर्सेस को मेजर करते हैं. दूसरे होते हैं वीक फोर्सेस. थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. एंड फोर्थ वन इज योर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ठीक है, तो ये चार फंडामेंटल आपके फोर्सेस होते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स जबकि सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, इसलिए हम इसको रेफरेंस फोर्स मानते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम वीक फोर्स को मेजर करते हैं. तो वीक फोर्स इज 10 की पावर 25 टाइम्स योर ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 की पावर 36 टाइम्स your gravitational force, and your strong force is 10 की power 38 times your gravitational force. तो कई बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स होता है? वीक फोर्स. उससे स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एंड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. सो दिस इज द सीक्वेंस. एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा फोर्स सबसे वीक होता है. ठीक है, तो फोर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया और उनके मैग्नीट्यूड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया. हम फोर्स पे जनरली बात कर रहे थे, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं. तो फोर्स दो ही चीज कर सकता है,
या तो फोर्स किसी भी बॉडी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर सकता है। सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया। अब जब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, सपोज करो मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, तो इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने इस बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज किया। इस फोर्स ने इस बॉडी की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया। आई कैन से दैट ये फोर्स लगाने से आपकी स्पीड इंक्रीज हुई, which means magnitude of the velocity is increased. सपोज करो यही फोर्स मैंने इस तरह से लगाया, मैं सपोज करो फिर से एक ब्लॉक बना रहा हूं और अब इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाया। अब ये फोर्स क्या करेगा, इनिशियली आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी और सपोज करो मैंने ये फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से आपकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो जाएगी। ये बॉडी आपकी नीचे की तरफ थोड़ी दबने लगेगी because of this force, and in this case you see that the direction of this speed changes. So इन दो forces में क्या फर्क है, this force is applied along the direction of motion and this force is applied perpendicular to the direction of motion. So when the force is applied along the direction of motion, it will increase the speed of the body, and if the force is applied perpendicular to the direction of motion, it will change the direction of the speed. ठीक है, so यहाँ से हमें एक point concluding point मिला, that is very important concept, that all parallel forces, ये parallel forces जितने भी होते हैं, all parallel forces change the magnitude of velocity and the second point is that all perpendicular forces will change the direction of the velocity. All perpendicular forces will change the direction of velocity. This is the very most important concept. So suppose करो अभी हम 2D मोशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो मैं आपको 2D मोशन से इसको रिलेट करता हूं। सपोज करो मेरा कोई पार्टिकल 2D मोशन परफॉर्म कर रहा है, which is moving in this direction. This is your x-axis and this is your y-axis. And if the particle is moving in this plane, so I can say that if the force is applied on this particle, let's say particle is at this position at some time t, and अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, है ना, सपोज करो मैंने इस पे फोर्स लगाया F, I have applied the force F on this particle, and इसकी velocity किस डायरेक्शन में होगी, velocity will be always tangent to this curve.
This is the direction of velocity of the particle if it is moving in a curvilinear path. So मैं देख सकता हूं, I can take the components. हमने वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सो हमें किसी भी फोर्स के कंपोनेंट्स लेने आने चाहिए. तो सपोज करो मैंने इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स करे. Let's say this is angle theta. So this component will be f cos theta. And this component will be f sin theta. So यहाँ पे आप देख सकते हो जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है फोर्स का, वो क्या चेंज करेगा, इस पार्टिकल की स्पीड को चेंज करेगा. और जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या चेंज करेगा, वो इस पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करेगा. So speed is changed by the parallel components of the force and direction is changed by the normal components of the force. किसी भी फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं. वन इज द पैरेलल कंपोनेंट एंड अनदर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. पैरेलल कंपोनेंट हमेशा उसकी स्पीड को चेंज करेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा. ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए. ऋत्विक भूटानी इज प्रेजेंट. चलो सबको ये पॉइंट समझ आया? यस. ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? वेरी गुड. सो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं हम फोर्सेस के बारे में. सपोज करो मैंने आपको कोई बॉडी दी. लेट्स से दिस इज योर बॉडी ऑफ मास m. लेट्स से दिस इज 5 kg और मैंने इस पे फोर्स लगाया एट सम एंगल थीटा. लेट्स से मैंने 30 डिग्री पे एक फोर्स लगाया विच इज 50 न्यूटन. सो इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो. एक तो जो पैरेलल डायरेक्शन में विच इज 50 साइन थीटा और एक नॉर्मल डायरेक्शन में दिस इज 50 cos 30. सो आप खुद ही इमेजिन करो कि इन दोनों फोर्स में से आपकी बॉडी की स्पीड कौन बढ़ाएगा. 50 साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो होगा वो इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा और जो 50 cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा. सो अगर दोनों कंपोनेंट्स एक साथ लग रहे हैं तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. मतलब ये पार्टिकल आगे भी तेजी से जाएगा और डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो जाएगी. समझ आया? सो ये होता है, किसी भी आर्बिट्ररी फोर्स को आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करती है. इसलिए हम बोलते हैं जो हैवी बॉडीज होती हैं, हैवी बॉडीज का इनर्शिया भी ज्यादा होता है और जो लाइटर बॉडीज होती हैं उनका इनर्शिया भी कम होता है.
अच्छा, हैवी बॉडी में अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं, सपोज करो मैंने आपको बहुत एक मोटा सा आदमी आप बिठा दिया, सूमो विच इज अ वेरी हैवी बॉडी, और मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया, लेट से मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F, और यहाँ पे मैंने एक लाइटर बॉडी बिठा दी, दिस इज योर लाइटर बॉडी, तो भी मैंने वही सेम फोर्स लगाया F। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि कौन सी बॉडी में वेलोसिटी की डायरेक्शन में ज्यादा चेंज आएगा और कौन सी बॉडी में वेलोसिटी की डायरेक्शन में कम चेंज आएगा? यस, कौन सी बॉडी में वेलोसिटी की डायरेक्शन में ज्यादा चेंज आएगा और कौन सी बॉडी में वेलोसिटी की डायरेक्शन में कम चेंज आएगा? एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी, दोनों पे आपने सेम फोर्स लगाया, सेम डायरेक्शन भी ले लो, एंगल भी सेम ले लो, ये एंगल भी थीटा ले लो हॉरिजॉन्टल से, और इसका एंगल भी थीटा ले लो, दोनों का एंगल भी सेम है, दोनों पे फोर्स भी सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज कौन सी बॉडी में ज्यादा आएगा, हैवी वाली बॉडी में आएगा कि लाइटर वाली बॉडी में आएगा? वेदर इट इज हैवी बॉडी और इट इज अ लाइटर, खुद से सोच के बताओ। लाइटर बॉडी में, वेरी गुड। खुशी सिंह इज सेइंग लाइटर बॉडी, पूजा पटेल, मैत्री वाली, हाँ लाइटर बॉडी सब लोग बोल रहे। तो लाइटर बॉडी में ज्यादा चेंज आएगा, क्यों ज्यादा चेंज आएगा? बिकॉज उसका मास कम होता है और इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। सो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ज्यादा चेंज आएगा, जिसका मास ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, और वो जल्दी से चेंज नहीं हो पाएगी, इसलिए उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा और उतना ज्यादा वो चेंज को अपोज करेगा। जितना कम आपका बॉडी का मास होगा उतना कम उसका इनर्शिया होगा और वो अपोज उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमेशा लाइटर बॉडीज की जो वेलोसिटी होती है वो जल्दी से चेंज हो जाती है और हैवियर बॉडीज नहीं चेंज हो पाती। जैसे आपने रेसलिंग में फाइटर्स भी देखे होंगे, WWE के मैचेस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मेरा फेवरेट क्या था? मेरा फेवरेट था रे मिस्टीरियो। आपने रे मिस्टीरियो का नाम सुना है किसी ने? एक होता था बिग शो और एक होता था रे मिस्टीरियो। बिग शो भी मुझे अच्छा लगता था, रे मिस्टीरियो भी अच्छा लगता था, लेकिन दोनों अपोजिट है। जो बिग शो है उसकी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा फुर्तीला नहीं है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में जल्दी से चेंज नहीं आ पाएगा। लेकिन रे मिस्टीरियो है, उसका मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी में जल्दी से चेंज आ जाएगा। ठीक है, सो हैवियर बॉडीज का इनर्शिया ज्यादा होता है इसलिए वो जल्दी से चेंज को अडेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको बोलते हैं कि ज्यादा अपना वेट मत बढ़ाओ, ज्यादा वेट हो जाएगा तो ज्यादा इनर्शिया आपका हो जाएगा और जल्दी से आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अपनी बॉडी के मास को मेंटेन करके रखो। चलो आज हम सेकंड लॉ की थोड़ी बातें करेंगे।
पहले मैं सारे लॉस के बारे में आपको बता देता हूँ ब्रीफ में, और फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि फ्री बॉडी डायग्राम इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और एक बार मैं आपको तीनों लॉस बता दूं, फर्स्ट लॉ तो मैंने आपको बता दिया है, आज हम सेकंड और थर्ड लॉ भी फटाफट डिस्कस करेंगे और फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो सेकंड लॉ पहले आप सुनोगे। सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ हम सब 9th क्लास में पढ़ के आते हैं और 11th क्लास में फिर से वो सेम रिपीटिशन ही है। सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी, सपोज आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, इस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, लेट से इस पे F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स इधर से लग रहा है, F3 फोर्स इधर से लग रहा है, F4 फोर्स इधर से लग रहा है। So net force on any body. So net force, or I can say net unbalanced force on the body. Unbalanced forces on the body. This is the net unbalanced forces. अच्छा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस सबको पता है? नेट unbalanced forces which is equal to mass into acceleration. This is the Newton's second law of motion, कि जितना भी बॉडी पे नेट अनबैलेंस फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस बॉडी के लिए तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. This is the net unbalanced force on this body, which is equal to mass times acceleration. This is your second law of motion. It can also be defined like this. The net unbalanced force is also represented as rate of change of momentum. Rate of change of momentum. हम यहां से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। So momentum क्या होता है बेसिकली? Momentum is a product of mass and velocity, and if you differentiate dp by dt, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, you will get, if mass is constant, you can write m into dv upon dt. If mass is constant, you can take out of the differential sign. So from here you can say that mass into acceleration, which is equal to dp upon dt, that is rate of change of momentum, which is equal to net unbalanced force on a body. Net unbalanced force on a body. So this is your Newton's second law of motion. अभी तक हम इसको theoretically पढ़ते थे, लेकिन this is the perfect mathematical statement of your second law of motion. ठीक है? Net force, unbalanced force, which is equal to mass time acceleration, which is also defined as your rate of change of momentum of the body. ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस? अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस?
Yes, who will say? What is the difference between balanced and unbalanced force? कोई भी नहीं बता रहा, क्या बात हो गई? What happened? Don't know. 9th क्लास में तो पढ़ के आए थे हम. चलो ठीक है, I will repeat again. See here. सपोज करो ये बॉडी है आपकी कोई, और इस पे दो फोर्सेस मैंने लगा दी. बैलेंस फोर्स डजंट. देखो ऐसे लोगों को मैं रिमूव कर दूंगा जो बिल्कुल भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे. मैंने पहले ही आपको बताया था, बिल्कुल भी रिमूव कर दूंगा. जो भी है मेरी एक बार पकड़ में आ गया ना, तो मैं फिर आपको बताऊंगा. अभी तक मैं जितना आपको प्यार से पढ़ा रहा हूं, आपने मेरा दूसरा वाला रूप अभी देखा नहीं है. ठीक है, सो जितना प्यार से पढ़ लो उतना अच्छा है. इफ आई विल चेंज माई मोड, देन यू विल बिकम इन ट्रबल. ठीक है, बहुत क्लियरली वार्निंग कर रहा हूं. पिछली क्लास में भी किसी ने ऐसी तरह की डिस्टरबेंस की थी, इस बार फिर से कोई डिस्टरबेंस कर रहा है. और ये नेम मैंने नोट कर लिया. लास्ट क्लास वाले का भी नेम है मेरे पास, और अभी जिसने डिस्टरबेंस किया उसको तो मैंने रिमूव ही कर दिया मीटिंग्स. सो इस तरह की डिस्टरबेंस अगर होगी तो यू हैव टू सफर. आई कांट डू एनीथिंग इन दैट. मीटिंग वही ज्वाइन करे जिसको अच्छे से पढ़ना है. जिसको नहीं पढ़ना है तो वो यहाँ पे आके टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करे. जिसको कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, वही मीटिंग को ज्वाइन करे. इस तरह के अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे आके. कौन है देविल? देविल करके लड़का है, मैंने अभी रिमूव कर दिया उसको. आप में से पता लगा लो कौन ये डिस्टरबेंस कर रहा है. अगर आप लोग नहीं बताओगे मेरे को, आप लोग छुपाओगे चीजों को, तो फिर मैं अपना मोड चेंज कर दूंगा. ठीक है, और मेरा अगर मोड चेंज हो गया तो फिर आपको सफर करना पड़ेगा. ठीक है, तो बहुत ध्यान रखो, इस तरह की डिस्टरबेंस बिल्कुल भी क्लास में मत क्रिएट करो. नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना ना पड़े. टेक केयर ऑफ दिस वेरी स्ट्रिक्टली. सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है और उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं. One is acting in this direction, let's say this is F1 force, and one is acting in this direction, which is F2 force. If both the forces are of same magnitude and opposite direction, then I can say that F1 is equal to F2, F1 is equal to minus of F2. Why? Because force is a vector quantity. So F1 force is acting in right direction, F2 force is acting in left direction. And if magnitude of F1 is equal to magnitude of F2, then I can say that both these forces are balanced forces. ये मॉर्टल नेम का कौन है? डेविल और मॉर्टल.
यस, मैंने वेटिंग रूम ऐड कर दिया है, अब कोई भी ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पीपल्स है, दे विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन दिस मीटिंग। आई हैव एडेड द वेटिंग रूम। इस तरह की डिस्टरबेंस करोगे तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ये 2 दिन से बहुत ज्यादा नाटक हो गए। इनका पता लगा लो कौन है ये, आप में से ही कोई है। ये एसवीवी के स्टूडेंट्स ही मुझे लग रहा है, पीपी सवानी के तो इतने मस्तीखोर है नहीं। एसवीवी के स्टूडेंट्स जो है वही डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। एसवीवी वाले बच्चों पता लगा लो, पीपी सवानी के होते तो मुझे पता लग जाता, है ना। आदित्य सिंह आपकी क्लास में नहीं है एसवीवी में? जय पटेल, ऋत्विक भूटानी, आदित्य, जैनिल देवलिया, खुशी, खुशी सिंह, मैत्री पटेल, निक्की शर्मा, पूजा पटेल। अब ये जश कौन है? जश, जश कौन सी क्लास में? जश के बारे में किसी को पता है? न्यू एडमिशन पीपी सवानी। आदित्य इज न्यू एडमिशन, ओके। अच्छा, जश के बारे में किसी को पता है? हाँ, जश कौन है? आदित्य को पता है, यस। आदित्य बताओ जश कौन है बेटा? एसवीवी का है। ये एसवीवी के बच्चे ही मुझे लग रहा है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं ना। एसवीवी वालों को फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना। देखो, आपके टाइम बिगड़ रहा है, आपकी स्टडी का लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा और फिर आपका ही लॉस है, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं। तो मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो कौन ये हरकत कर रहा है। अगर नहीं बताओगे तो आप लोग सफर करोगे फिर, ठीक है। जो छुपाएगा वो सफर करेगा। Something's not right. सो बैलेंस्ड फोर्स आपको पता चल गए। ऐसे फोर्सेस जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, दीज आर योर बैलेंस्ड फोर्सेस। So I can say that in balanced forces, summation of all the forces is equal to 0. F1 plus F2 is equal to, but in unbalanced forces, summation of all the forces is not equal to 0.
If summation of all the forces is not equal to 0, then we can say that these are unbalanced forces. And if summation of all the forces equal to 0, then we can say that these are balanced forces. So न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में है कि जितना भी नेट फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, व्हिच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ देख लो. न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट टू एन एवरी एक्शन, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, फिर से रिपीटिशन है. टू एन एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. ये तो सबको पता होता है, लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट सबको नहीं पता होगा. इतना हम सब 9th क्लास में पढ़ के आते हैं कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. वेरी गुड. लेकिन ये एक्शन रिएक्शन जो पेयर्स होते हैं, सपोज करो ये बॉय है और ये किसी बॉडी को धक्का दे रहा है. हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ये बात तो बिल्कुल सही है, जैनिल देवलिया एंड ऋत्विक भूटानी. एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट वन मोर पॉइंट जो काफी बच्चे मिस कर जाते हैं, दैट इज कि सपोज करो मैं किसी ब्लॉक को पुश कर रहा हूं और मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया